गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं नीरज और आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय संविधान को। भारतीय संविधान बना कैसे है, किन 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 लोगों ने इसमें भाग लिया है, मतलब और किस किस देश से हमारे संविधान को अपनाया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। संविधान क्या है? देखिए, आधारभूत नियमों व कानूनों के संग्रह जिसके आधार पर देश का शासन का संचालन होता है उसे हम संविधान कहते हैं। संविधान के दो प्रकार होते हैं, लिखित और अलिखित। भारत का जो संविधान है वो लिखित संविधान है, जबकि ब्रिटेन का संविधान लिखित नहीं है। तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। संविधान का महत्व क्या है? देखिए, शासन संचालन हेतु निरंकुशता पर नियंत्रण, मौलिक अधिकारों की उपलब्धता, केंद्र व राज्य के मध्य शक्ति का संतुलन हो, शासन के अंगों में समन्वय हेतु जो संविधान है इसलिए महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, संविधानवाद क्या है? तो देश के सारे कार्य जब संविधान के अनुसार ही संचालित हों, विधि व न्याय के सम्मत हों, इसे संविधानवाद कहते हैं। संविधान की सर्वोच्चता होती है, मतलब संविधान से ऊपर कोई नहीं होगा। संवैधानिक राज्य क्या है? जब देश का शासन संविधान के अनुसार हो, विधि का शासन हो, शक्तियों का स्पष्ट विभाजक हो और मूल कर्तव्यों की अवधारणा हो, तो ये संवैधानिक राज्य है। संविधान के स्रोत क्या हैं? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा, जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, उससे ही हमारा बहुत हद तक संविधान सीधा के सीधा अपनाया गया है। उद्देश्य प्रस्ताव, संविधान सभा में हुए वाद विवाद, ये संविधान के स्रोत हैं। अन्य देशों का संविधान जैसे ब्रिटेन, अमेरिका, आयरलैंड, फ्रांस, कनाडा आदि देशों से लिया गया है, तो ये हमारे संविधान सभा के स्रोत हैं। संविधान इतना व्यापक क्यों है? तो देखिए, भौगोलिक विस्तार, उत्तर से दक्षिण जैसे कश्मीर से कन्याकुमारी और त्रिपुरा से महाराष्ट्र गुजरात तक का इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है। तो भौगोलिक क्षेत्र होने के कारण संविधान व्यापक है। कानूनी विशेषज्ञों का प्रभुत्व था। केंद्र व राज्यों का एक संविधान है। शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। ऐतिहासिक सफरनामा, ये सब होने के कारण संविधान हमारा इतना व्यापक है। नेक्स्ट, संविधान की एकात्मकता वाली विशेषताएं क्या हैं? तो देखिए, एकल नागरिकता है, एक संविधान है, आपातकालीन उपबंध है, एकीकृत न्यायपालिका है, राज्यपाल की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं। इन सब के कारण जो संविधान की एकात्मकता है। संविधान की अर्धसंघात्मक विशेषताएं क्या हैं? अर्धसंघात्मक मतलब शक्तियों का विभाजन, संविधान की सर्वोच्चता, राज्यों में पृथक सरकार का होना, स्वतंत्र न्यायपालिका का होना, संविधान संशोधन की प्रक्रिया का होना, संविधान की अर्धसंघात्मक विशेषताएं हैं। संविधान सभा, अब संविधान सभा क्या थी इसके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारत के संविधान के निर्माण हेतु गठित सभा थी। अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा थे, जो 9 दिसंबर 1946 को बनाए गए, लेकिन 2 दिन बाद ही स्थायी अध्यक्ष 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। संविधान सभा के क्या कार्य थे? तो देखिए, संविधान निर्माण व लागू करना, देश की पहली संसद के रूप में कार्य, प्रथम राष्ट्रपति चुनाव करवाया गया, अंतिम सरकार के रूप में कार्य, राष्ट्रगीत, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान अपनाया गया। तो ये संविधान सभा के कार्य थे, ये सब कार्य किए गए। संविधान सभा की आलोचना, कुछ लोग संविधान सभा की आलोचना भी करते हैं। तो कारण क्या है? कांग्रेस का प्रभुत्व होना, वकीलों की अधिकता, जो संविधान सभा थी इसमें वकीलों की अधिकता थी, हिंदुओं का प्रभुत्व था, ज़्यादा जो सदस्य थे वो हिंदू थे, संप्रभुता का अभाव था, प्रतिनिधि निकाय नहीं, कि मतलब लोगों को चुना नहीं गया, जो संविधान सभा के सदस्य थे वही अन्य लोगों को अपने साथ मिला लेते थे, प्रतिनिधि नहीं था। जैसे
अलग अलग राज्यों के प्रतिनिधि नहीं चुने गए। समय की बर्बादी, लोगों का कहना है कि संविधान सभा की सबसे बड़ी आलोचना यह थी कि समय की बर्बादी, कि संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, ये समय की बर्बादी थी। प्रारूप समिति, तो संविधान निर्माण संबंधी कार्य हेतु गठित महत्वपूर्ण समिति। अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर इसके अध्यक्ष थे। सर बी.एन. राव, सर बी.एन. राव के बारे में तो ये क्या थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार व विधिवेत्ता थे। संविधान निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान था। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे। 60 से अधिक देशों की यात्रा कर संविधान अध्ययन किया, और जो संविधान अध्ययन किया कई देशों का, उसके अनुसार अपने संविधान में क्या क्या अच्छा लिया जा सकता है, वो सब सर बी.एन. राव के द्वारा बताया गया। इसीलिए इन्हें संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार और विधिवेत्ता नियुक्त किया गया। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, तो प्रमुख राजनीतिज्ञ एवं विधिवेत्ता ये भी थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे और ये बिहार प्रांत से चुने गए थे। नेक्स्ट, अंतरिम सरकार, संवैधानिक व्यवस्था के गठन होने तक शासन संचालन हेतु बनी अस्थायी सरकार। तो देखिए, जब तक संविधान लागू नहीं हुआ था, तब तक के लिए एक सरकार बनी थी जिसे नाम दिया था अंतरिम सरकार। संवैधानिक व्यवस्था के गठन होने तक शासन संचालन हेतु बनाई अस्थायी सरकार थी। पूर्ण सरकार व निर्णय लेने की स्वतंत्रता थी। इस अंतरिम सरकार को ऐसी शक्ति दी गई थी कि इसे पूर्ण सरकार व निर्णय लेने की स्वतंत्रता थी। 1946 में नेहरू जी के नेतृत्व में गठित की गई थी। संविधान समीक्षा आयोग क्या है? गठन हुआ मार्च 2000 को। सदस्य 11, जिसमें अध्यक्ष भी सम्मिलित हैं। अध्यक्ष थे वेंकट चलैया जी, जो एक न्यायमूर्ति हैं। उद्देश्य क्या है? संविधान की कार्य प्रणाली की समीक्षा करना। तो देखिए, अभी हाल ही में बहुत सारे देशों ने अपने संविधान को बदला है, तो उसी बदलाव को देखते हुए संविधान समीक्षा आयोग का गठन किया गया मार्च 2000 में, जिसके द्वारा ये देखना था कि मतलब हमारे संविधान में बदलाव की कोई आवश्यकता तो नहीं है। और इस समीक्षा आयोग ने बताया कि हमारे संविधान में अभी ऐसी कोई भी बदलाव की ज़रूरत नहीं है। मूल कर्तव्यों को प्रभावी बनाने की देखिए, नेक्स्ट है अंतर्राज्यीय परिषद। अंतर्राज्यीय परिषद क्या है? अनुच्छेद 263 में वर्णित है। कार्य क्या है? केंद्र व राज्य के मध्य समन्वय। प्रत्येक वर्ष बैठक होती है। प्रधानमंत्री, राज्य के मुख्यमंत्री, संघ क्षेत्रों के राज्यपाल इसकी बैठक में भाग लेते हैं। प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत 6 सदस्य जो केंद्रीय मंत्री होते हैं, वो इस बैठक में भाग लेते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद के कार्य क्या हैं? तो राज्यों के बीच विवादों की जांच करना, केंद्र व राज्य संबंध पर सलाह, राज्य व राज्यों के मध्य संघर्षों को कम करना और विचार विमर्श करना। नेक्स्ट क्या है? क्षेत्रीय परिषद। क्षेत्रीय परिषद क्या थी? तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत राष्ट्रपति द्वारा गठित की गई थी। वैधानिक निकाय था। अध्यक्ष, गृह मंत्री, सदस्य सभी राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं। उद्देश्य क्या था? राज्यों के बीच समन्वय हेतु स्थापित किया गया था। क्षेत्रीय परिषद के कार्य एवं उद्देश्य क्या थे? तो राज्यों के समान हितों पर विचार करना, परस्पर सहकारिता व सहयोग सुनिश्चित करना, क्षेत्रवाद को कम करना, भावनात्मक एकता जागृत करना, अंतर्राज्यीय सीमा विवाद पर सुझाव देना भी क्षेत्रीय परिषद के कार्य थे। मतलब कार्य है क्षेत्रीय परिषद के। अर्थ के अल्पीकरण का सिद्धांत क्या है? न्यायालय द्वारा अधिनियम के लचीले व बहुअर्थी शब्दों को निश्चित व सीमित अर्थ में बदलकर विधानसभा के भीतर लाना, ये अर्थ के अल्पीकरण का सिद्धांत था। व्यापक निर्वचन का सिद्धांत क्या है? प्रत्येक प्रविष्टि की व्याख्या अर्थों में करना अवशिष्ट शक्तियों की जरूरत तय करने हेतु था। व्यापकतम निर्वचन का सिद्धांत।
अनुषंगी शक्तियों का सिद्धांत क्या है? किसी प्रविष्टि में जुड़े निर्वचन की इस प्रकार व्याख्या करना कि वह अनुषंगी भाग में शामिल हो जाए, अनुषंगी शक्तियों का सिद्धांत कहलाता है। मूल अधिकार अनुच्छेद 12 से 35 तक भाग 3 में वर्णित है, अमेरिका से लिए गए हैं। संविधान में उल्लेखित वे अधिकार जो व्यक्ति के नैसर्गिक विकास व गरिमामय जीवन जीने हेतु आवश्यक हैं और ये वाद्य योग्य हैं। अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो आप इसके लिए उच्च न्यायालय एवं उच्चतम न्यायालय में वाद दायर कर सकते हैं। मूल अधिकार के उद्देश्य क्या हैं? तो विधि का शासन स्थापित करना, समानता की भावना का विकास, लोकतांत्रिक सिद्धांतों की रक्षा, कार्यपालिका की तानाशाही से सुरक्षा, राष्ट्र की एकता व अखंडता, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा व समानता। मूल अधिकारों का महत्व देखिए, लोकतांत्रिक व्यवस्था की स्थापना करना, विधि का शासन, नागरिक स्वतंत्रता प्रदान करना, अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा, धर्मनिरपेक्षता पर बल, कार्यपालिका की तानाशाही से छुटकारा, सामाजिक न्याय की अवधारणा, ये सभी मूल अधिकारों के महत्व हैं। मूल अधिकारों की आवश्यकता क्यों है? तो देखिए, धार्मिक व नस्लीय भेदभाव को मिटाना, समानता की स्थापना करना, सम्मान व हक की रक्षा हेतु, कमजोर वर्गों के अधिकारों हेतु, महिला एवं बाल बच्चों के शोषण से रक्षा हो सके, गरिमामय जीवन यापन पर बल दिया जा सके, इसलिए मूल अधिकार आवश्यक हैं। मूल अधिकारों की विशेषताएं तो नागरिक व विदेशी दोनों हेतु उपलब्ध हैं, वाद योग्य हैं, संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट है, स्थायी नहीं कम ज़्यादा हो सकते हैं। मतलब जो हमारे मूल अधिकार जब संविधान बनाया गया था तब साथ थे, फिर संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 31 से हटाकर अनुच्छेद 300 का में रख दिया गया। तो ये हमारे मूल अधिकारों की विशेषताएं हैं कि स्थायी नहीं है, कम या ज़्यादा हो सकते हैं, निलंबनीय है, अनुच्छेद 20-21 को छोड़कर अनुच्छेद 20-21 को बस हटा नहीं सकते हैं, बाकी सब निलंबनीय है। जैसे आपातकाल में बाकी सब अधिकार हमारे खत्म कर दिए जाते हैं अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। सैन्य शासन से रक्षा हेतु, तो सैन्य शासन से रक्षा हेतु मतलब सेना अपनी तानाशाही न करने लगे, इसके लिए मूल अधिकार दिए गए, ये विशेषताएं हैं उनकी। राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 12 में वर्णित संस्थान या एजेंसी जो राज्य हेतु कार्यरत है, जिसमें भारत सरकार की सरकार व संसद, स्थानीय एजेंसी, राज्य सरकार व विधानमंडल, सभी स्थानीय प्राधिकारी सम्मिलित हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 तक वर्णित अधिकार समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समानता दी गई है। अनुच्छेद 15 धर्म, मूल, जाति, रंग में कोई भेद नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 अवसर की समानता दी जाएगी। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता मतलब छुआछूत से निजात मिलेगी। अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, ये हमारे समानता के अधिकार के अंतर्गत आते हैं। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 तक वर्णित अधिकार हैं। अनुच्छेद 19 में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 20 अपराध के दोष सिद्धि में संरक्षण। अनुच्छेद 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। इसी स्वतंत्रता में अनुच्छेद 21 का में शिक्षा का अधिकार भी मूल अधिकार कर दिया गया है। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी दशाओं में संरक्षण, बिना वारंट के कोई गिरफ्तार नहीं किया जा सकेगा, या फिर अगर ऐसी कोई दशा है कि पुलिस वालों को पता चलता है किसी के माध्यम से कि इस व्यक्ति ने अपराध किया है, तो बिना वारंट के भी विशेष दशाओं में गिरफ्तारी की जा सकती है। शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 व 24 में वर्णित अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव दुर्व्यवहार व बलात् श्रम का निषेध करता है। अनुच्छेद 24 कारखानों में बाल श्रम निषेध के लिए अधिकार दिया गया है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 तक वर्णित अधिकार है। अनुच्छेद 25 में अंतःकरण से धर्म की स्वतंत्रता मतलब किसी भी धर्म को अपना सकते हैं।
अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्य प्रबंध की स्वतंत्रता, मतलब किसी भी धर्म के पूजा पाठों आयोजनों को अपना सकते हैं, किसी का भी त्यौहार मना सकते हैं। अनुच्छेद 27 धार्मिक कर टैक्स की स्वतंत्रता, मतलब जैसे अपन लोग मंदिरों में जाते हैं तो वहाँ जो दान वगैरह करते हैं तो उसमें छूट मिलती है, टैक्स की स्वतंत्रता होती है। अनुच्छेद 28 शिक्षा संस्थान स्थापना एवं संचालन का अधिकार होता है, कि आप कोई शिक्षा संस्थान खोलना चाहते हैं, संचालन करना चाहते हैं तो इसका अधिकार आपको धार्मिक स्वतंत्रता में है। अब जैसे मुस्लिमों द्वारा मदरसों का चलाया जाना। नेक्स्ट दिया है संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। देखिए अनुच्छेद 29 व 30 में संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार दिए गए हैं। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्ग के हितों का संरक्षण करता है। अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थान की स्थापना व संचालन करता है। संवैधानिक उपचारों का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मूल अधिकार को न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय माना है। उल्लंघन पर 5 प्रकार की रिटें हैं: बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। इन 5 रिटों को हम अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। अगला पॉइंट है विधि के समक्ष समता। तो विधि के समक्ष समता क्या है? ब्रिटिश मूल की अवधारणा, सभी के लिए एक समान कानून, समान व्यवहार, कोई व्यक्ति विधि से ऊपर नहीं है, नकारात्मक अवधारणा है। विधि का समान संरक्षण, अमेरिकी मूल की अवधारणा है। समान परिस्थिति में समान अवधारणा, और ये सकारात्मक अवधारणा है। संपत्ति के अधिकार की वर्तमान स्थिति, तो मौलिक अधिकार न होकर विधिक अधिकार करके अनुच्छेद 300 का में वर्णित कर दिया गया है, और संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा मूल अधिकार से हटाया गया है। मार्शल लॉ अथवा सैन्य कानून क्या कहलाता है? शाब्दिक अर्थ सैन्य, सेना का प्रशासन। अनुच्छेद 34 में वर्णित है ऐसा क्षेत्र जहाँ का सामान्य प्रशासन सेना की विधि से संचालित हो तो मार्शल लॉ अथवा सैन्य प्रशासन कहलाता है। आपको आज की ये क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।